अगर रफीक किसी किस्म की मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस था या शारिक से उसका कोई ताल्लुक था तो साइमा उससे लाइन थी। घर की तलाशी लेने पर भी ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे साइमा पर कोई शुबा हो सकता हो। हमसे कुछ सवाल जवाब हुए थे लेकिन बात खत्म हो गई। इंस्पेक्टर उस्मान ने नर्स रदिया की तरफ देखते हुए कहना चाहा मगर शारिक ने उसकी बात काट दी। हाँ ये वही है जो तुम समझ रहे हो, हमारी काबिले एतमाद साथी। मैं अब तक जिंदा हूँ तो इसी की वजह से। हॉस्पिटल से फरार होने में इसने मेरी मदद की थी और मैं 10-12 दिन तक इसके क्वार्टर में रहा था। ओह, इंस्पेक्टर उस्मान बोला। और रफीक वाला वो चक्कर, वो क्या ड्रामा था? वो भी एक ड्रामा ही था जो बहरहाल खत्म हो गया, शारिक ने जवाब दिया। तो फिर क्या सोचा है तुम लोगों ने? नर्स रजिया ने पूछा। खाना खा लें, इसी दौरान प्रोग्राम भी बना लेते हैं, शारिक ने कहा। वो दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जो हो गए। नर्स रजिया और इंस्पेक्टर उस्मान भी उनके साथ खाने में शामिल थे। खाने के दौरान तबादला ख्याल भी होता रहा। इंस्पेक्टर उस्मान का इसरार था कि वो लोग आज रात ही यहाँ से शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि आने वाली कल उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। और मिलाकर प्रोग्राम फाइनल हो गया। इस वक्त उनके पास 2 गाड़ियां थी। एक निसान सेडान जो इंस्पेक्टर उस्मान ने पहले उन्हें दे रखी थी और दूसरी गाड़ी इंस्पेक्टर उस्मान लेकर आया था। और तय हुआ था कि दोनों रविया शाहपरी और नौनखा निशान पर चले जाएं, शारिक जमीना और माज इंस्पेक्टर उस्मान के साथ दूसरी गाड़ी पर। रविया और शाहपरी वगैरह में सबके कपड़े और जरूरी चीजें समेटकर निसार की डिक्की में ठोंस दी। इंस्पेक्टर उस्मान की इल्म में लाए बगैर सोने की बिस्किटों वाली बोरी भी उस कार में रख दी गई थी। नरगतिया ने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी गेट से निकल दी। उसके आधे घंटे बाद दूसरी गाड़ी गेट से निकली। ड्राइविंग सीट पर सब इंस्पेक्टर उस्मान था, उसके साथ शारिक था। पिछली सीट पर माजी थी, समीना भी कार में नहीं बैठी थी। उसने कोठी के तमाम दरवाजे बंद किए और फिर गेट को ताला लगाने के बाद वो भी पिछली सीट पर माजी के साथ बैठ गई और गाड़ी हरकत में आ गई। शहर में चेकिंग अब भी हो रही थी। इंस्पेक्टर उस्मान की गाड़ी को भी एक जगह रोका गया। 3 एहलकारों पर मुश्तमिल उस पुलिस पार्टी का इंचार्ज एक ASI था। वो कुछ अरसे इंस्पेक्टर उस्मान की मातहती में भी रह चुका था। फिर उसका किसी दूसरे इलाके में तबादला हो गया। उसने इंस्पेक्टर उस्मान को पहचान दिया। हेलो सर, उसने खिड़की पर झुककर उस्मान से हाथ मिलाते हुए कहा। क्या बात है अनीफ, क्या चेकिंग का सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ? उस्मान बोला। सर, ASI अनीफ ने गहरा सांस लेते हुए कहा, जब तक शान और समीना सलाखों के पीछे बंद नहीं हो जाते उस वक्त तक हमें सुकून से बैठने का मौका नहीं मिलेगा। और सर, मेरे लायक कोई खिदमत। शुक्रिया, इंस्पेक्टर उस्मान बोला। इस वक्त मेरे साथ मेहमान है, फिर किसी वक्त मुलाकात होगी, कहीं बैठकर आराम से गपशप करेंगे। ठीक है सर। ASI अनीफ ने सरसरीसी निगाह से दूसरी सीट पर बैठे हुए शारिक की तरफ देखा। फिर पीछे हटकर उसने उस्मान को सल्यूट किया और अपने मातहतों की तरफ मुतवज्जो हो गया। इंस्पेक्टर उस्मान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। वो इशारे की तरफ देखते हुए मदम लहजे में बोला, आप दोनों मेरी वफादारी का यकीन आना चाहिए। अगर मेरे दिल में गद्दारी का ख्याल होता तो इस वक्त भी तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता था। तुम्हारी वफादारी का यकीन तो मैंने उस दिन कर लिया था जब मैंने तुम्हारी तस्वीरें खींची थी। शायरे में भी मदद लहजे में जवाब दिया। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। जब तक उन तस्वीरों के नेगेटिव मेरे कब्जे में है तुम मेरे वफादार रहोगे। नहीं शारिक भाई, ये बात नहीं है, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा। मुझे उन तस्वीरों की कोई परवाह नहीं है। मैं तो सिर्फ हाजी के खिलाफ तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। हाजी एक ऐसा नाद है जिसका सर कुचलने के लिए तुम जैसे आदमी की जरूरत है। और सिर्फ मैं ही नहीं और भी बहुत से लोग इस मामले में तुम्हारा साथ देंगे। पिछले दिनों सड़कों पर जो मुजाहरे होते रहे हैं वो हाजी के खिलाफ थे। मैंने बहुत से लोगों को तुम्हारा हमदर्द पाया है। मेरी बात छोड़ो, दरस रदिया की मिसाल ले लो। उसने आकर तुम्हें क्यों बचाया था? अपनी जान को खतरे में डालकर तुम्हें अपने घर में पनाह क्यों दी थी? क्या तुम्हारे पास इसकी भी कोई तस्वीरें हैं जिनसे वो खौफजदा है? नहीं, मैंने पहली बार उसे हॉस्पिटल ही में देखा था। इससे पहले वो सिर्फ मेरे नाम से वाकिफ थी और मैं तो उसके नाम से भी वाकिफ नहीं था, शारिक ने कहा। वो बड़ी अच्छी औरत है, इंस्पेक्टर उस्मान ने जवाब दिया। हमसे पहले मैंने उसे सिर्फ एक मर्तबा देखा था जब उसका शोहर जिंदा था। सब इंस्पेक्टर सलमान उन दिनों मेरी मातहती में था। एक मर्तबा उसने अपने नए घर पर चंद करीबी दोस्तों की दावत की थी, उनमें मैं भी शामिल था। वो अपनी बीवी को शो पीस के तौर पर अपने दोस्तों के सामने पेश करना चाहता था, लेकिन रदिया ने इनकार कर दिया था, जिस पर सलमान ने इसे मारा पीटा था, लेकिन वो मानी नहीं। दूसरे रोज मैंने सब इंस्पेक्टर को उसकी हरकत पर डांटा भी था, उनसे समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो माना नहीं। उसके बाद मैं उसके घर पर नहीं गया, लेकिन मुझे पता चलता रहा कि वो अपनी बीवी को अपने दोस्तों के लिए तमाशा बनाना चाहता है, लेकिन वो गैरतमंद लड़की उसके सामने नहीं झुकी। अब ये वही लड़की जिसने तुम्हारी मदद की और अब भी तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में डाल रही है। इसकी कोई वजह तो होगी। मैं दावे से कह सकता हूँ कि इसे तुमसे कोई लालच नहीं है। वो महज हमदर्दी की बिना पर तुम्हारा साथ दे रही है और तुम मेरी बात का भी यकीन कर लो कि मैं उन तस्वीरों की वजह से तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। वजह कुछ भी हो, लेकिन मैंने बहरहाल तुम पर एतमाद कर लिया है, शारिक ने कहा। अगर ये बात ना होती तो तुमसे ये इतला मिलने के बाद नए ठिकाने पर तुम्हें अपने साथ ना ले जाता, बल्कि तुम्हें उसके बारे में बताता भी नहीं। ये तो इत्तेफाक है कि ठिकाने का बंदोबस्त हो गया, वरना मैं तुम लोगों को फौरी तौर पर अपने घर ले जाता, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा।
इस तरह तो तुम भी खतरे में पड़ जाते। शारिक मुस्कुराया। खतरे में तो अब भी हूं, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा। पुलिस को या हाजी को पता चल जाए कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो यकीन करो एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकूंगा। हाजी के आदमी तो मुझे इस तरह चिल्ली करेंगे कि मेरे जिस्म पर गोलियों के निशान भी नहीं गिने जा सकेंगे। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, मैंने गुलशन राबी में अपना एक मकान किराए पर दे रखा है। मैं कंसूबोई किराएदार को एक हफ्ते का नोटिस देकर वो मकान खाली करवा लेता हूँ ताकि किसी अंदामी सूरत हाल में उसे पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। गोया तुम मुकम्मल तौर पर? हाँ। इंस्पेक्टर उस्मान ने उसकी बात काट दी। अब मैं मुकम्मल तौर पर तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, शारिक ने कहा, जब तक तुम वफादार रहोगे मुझे अपना दोस्त पाओगे, लेकिन अगर गद्दारी का ख्याल भी तुम्हारे देह में आया तो 1 मिनट से भी ज्यादा नहीं रह सकोगे। इंस्पेक्टर उस्मान जवाब देने की बजाय उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। पिछली सीट पर बैठी हुई समीना ने माँ जी को बातों में लगा रखा था तो वो शारिक और उस्मान में होने वाली गुफ्तगू न सुन सके, जबकि उसकी अपनी तमाम तर तवज्जो इन्हीं की बातों की तरफ थी। गाड़ी कड़ी शाह के फूल और तैदाब हाथे से होती हुई घोड़े शाह चौक पर पहुंच गई। वो शौक से जरा आगे बागबानपुरा की तरफ जाने वाली सड़क के किनारे घोड़े शाह काम बिवार था। कमर एक छोटी सी 4 दीवारी के अंदर थी। दीवारों पर और कबर के आसपास मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे घोड़ों के अंबार लगे हुए थे। ज़ईफ व लकीदा लोग मनते मानने आते तो पैसों के अलावा चरावे के तौर पर मिट्टी के ये घोड़े भी चढ़ाते थे। उनकी मन्नत पूरी होती या ना होती, मदार के पड़ोस में मिट्टी के ये छोटे छोटे घोड़े बनाने और बेचने वालों का कारोबार खूब चल रहा था। घोड़े शाह रोड पर तकरीबन 19 मील का फासला तय करने के बाद इंस्पेक्टर उस्मान ने गाड़ी बाईं तरफ मोड़ दी। उस तरफ एक कॉलोनी बन चुकी थी। मुगलों के जमाने में यहाँ एक बसी हुआ अरीज और खूबसूरत बाग हुआ करता था जो बाद में माली का बाग कहलाने लगा। क्या में पाकिस्तान के बाद भी ये बाग काफी अर्सा तक मौजूद रहा था, लेकिन फिर बदजरी यहाँ बस्तियां बनती चली गई और शालीमार बाग तक जाने वाली इस टंग सी सड़क के दोनों तरफ बागात गायब हो गया। उसके चारों तरफ छोटे बड़े मकान बन गए थे। इंस्पेक्टर उस्मान अगरचे सिर्फ एक मरतबा कई साल पहले यहाँ आया था, लेकिन उसे जब इंस्पेक्टर सलमान के घर का रास्ता मालूम था। उस बस्ती के आगे की तरफ छोटे मकान थे जबकि पिछली तरफ बड़े प्लाट थे। सलमान का मकान खासा बड़ा था और उसके साथ वसीई लान भी था। एक सड़क उस तरफ से भी चा बीरा की तरफ चली गई थी। नर्स रदिया वगैरह उनसे पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। हारन की आवाज सुनकर गेट नर्स रदिया ही ने खोला था। उस्मान गाड़ी को अंदर लेता चला गया। पहले से खड़ी हुई निशान के पीछे रोक दी। वो लोग अंदर दाखिल हुए तो शारिक हैरान हुए बगैर नहीं रह सका। रदिया ने उसे बताया था कि मकान काफी अरसे से बंद पड़ा है। वो शारिक का ख्याल था कि दीवारें और फर्श धूल से अटे हुए होंगे, लेकिन यहाँ सूरत हाल उसके बरक्स थी। कमरों में बेड्स बिछे हुए थे। दूसरे कमरों में भी जरूरी फर्नीचर मौजूद था। ब्राइनून भी सजा हुआ था। ये सब क्या है? शारिक ने रदिया की तरफ देखा। मेरी दूर अंदेशी, नजर रदिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जिन दिनों तुम मेरे क्वार्टर में रह रहे थे उन्हीं दिनों मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम्हें किसी महफूज पनाहगाह की जरूरत है। उन्हीं दिनों मेरे डैडी भी आए थे। उन्होंने बताया कि पहले वाले किराएदार वापस जा रहे हैं और प्रॉपर्टी डीलर किसी और को मकान किराए पर देना चाहता है। फिर मैंने उसे मना कर दिया। जब तुम मेरे क्वार्टर से चले गए तो मैं खुद यहाँ आई। अपने हाथों से मैंने यहाँ की सफाई की और फिर 2-3 दिन में यहाँ फर्नीचर डलवा दिया। इस मकान के किराए की मिलने वाली रकम मेरे पास जमा थी। उसमें से कुछ रकम मैंने खर्च कर दी। मैंने पड़ोसियों को बता दिया था कि शायद चंद रोज में मेरे कुछ अदीद रहने के लिए यहाँ आ जाएं, और आज मेरा कहा हुआ पूरा हो गया। वो चंद लोगों को खामोशी फिर मुस्कुराते हुए बोली, वैसे तुम लोगों को पड़ोसियों से परेशान होने की जरूरत नहीं। बाईं तरफ के मकान में जो लोग रहते हैं वो खुद भी किसी से मिलना पसंद ही नहीं करते और बाईं तरफ का मकान खाली पड़ा है। वो लोग सऊदी अरब गए हुए हैं और सामने वाले मकानों में रहने वाले भी बस एवं ही हैं। इसलिए तुम लोगों को उनसे घबराने की जरूरत नहीं। वैसे अगर खवातीन यहाँ आने की कोशिश करें तो उनसे इस तरह का रवैया इख्तियार किया जाए कि उनकी हौसला शिकनी हो और दोबारा ना आए। समझ गई बड़ी भी, समीना ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। और भी कुछ कहना है तो कह डालो और यकीन करो हम तुम्हारी हदायत पर पूरा पूरा अमल करेंगे। शुक्रिया। नर्स रदिया भी मुस्कुरा दी। अब मैं तुम लोगों की रिचाएं बना दूं। मैंने तो बहुत पहले से सारे इंतजामात कर रखे हैं। इस वक्त तो चाय खुशबूद की पीनी पड़ेगी। चलेगा, शारिक बोला। वो लोग ड्राइंग रूम में आ गए। शारिक के एक्सीडेंट पर अब आगे कुछ 14-15 दिन हो चुके थे और अब तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलने भी लगा था। लेकिन नर्स रदिया ने उसे वादे के ऊपर तंबीह कर दी थी कि वो कम से कम 1 महीना और आराम करे। थोड़ी देर बाद नर्स रजिया और शाह परिचय लेकर आ गई। वो सब ड्राइंग रूम में मौजूद थे, लेकिन माँ जी उस कमरे में चली दी थी जो उनके लिए मखसूस कर दिया गया था। वो खांसी बिल बर्दाश्त थी। उन्होंने से अब ये भी नहीं पूछा था कि कोठी छोड़कर क्यों आए हो। वो अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। रात 2 बजे तक वो लोग बातें करते रहे और फिर इंस्पेक्टर उस्मान तो रुखसत हो गया, लेकिन नर्स रजिया वहीं रह थी। उसे कल शाम को ड्यूटी पर जाना था। उसका इरादा था कि कल दोपहर तक यहाँ रहेगी। दोनों तो और शारिक अपने अपने कमरों में चले गए। सबीना और रदिया वगैरह ड्राइंग रूम में बैठी बातें करती रही और फिर वो चारों भी ड्राइंग रूम में ही सो गई। सुबह उठते ही नर्स रदिया ने चाय बनाई, फिर शाह परी को साथ लेकर चाह मीरान चली गई।
शाहपरी ने अब चादर भी नहीं उड़ी थी, उसे चादर ओढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि इस शहर में उसे कोई पहचानता नहीं था। वुलबरी में तो वो समीना का साथ होने की वजह से चादर ओढ़ती रही थी। बाजार से सामान खरीदने के बाद तो वो तकरीबन 1 घंटे बाद लौटी थी। वैसे रजिया आते ही नाश्ते की तैयारी में लग गई। दूसरी रजिया भी उसका हाथ बटाने लगी। तफैल अभी तक नहीं आया। नाश्ते के दौरान समीना ने कहा, आ जाएगा। शारिक बोला, होशियार आदमी है, उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। नाश्ते के बाद नर्स रजिया उन्हें घूम फिर कर घर दिखाने लगी। 4 बेडरूम नीचे थे और 4 ऊपर थे। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां अंदर से थी। यह मकान उनके ख्याल में हर लिहाज से महफूज था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ टेलीफोन भी मौजूद था। बकायदा एक दरवाजा पिछली गली में खुलता था। ये तंग सी गली थी। मकान दिखाने के बाद नर्स रजिया ने दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी। वो मुर्गी और बकरे का गोश्त ले आई थी। कुछ गोश्त तो उसने पकाने के लिए निकाल लिया और बाकी फ्रिज में रख दिया। इसी दौरान तफैल भी आ गया। अच्छा ही हुआ आप लोग रात को वहां से आ गए थे, उसने शारिक के पास बैठते हुए कहा। सुबह 10 बजे 2 औरतें आ गई थी। उन्होंने बड़े बड़े थैले उठा रखे थे। एक औरत ने कहा कि वो औरतों की इस्तेमाल की चीजें बेचती है और बर की औरतों से मिलना चाहती है। मेरे मनादमे के बावजूद वो गेट में घुस आई थी और जब मैंने बताया कि घर वाले गुजरा वाले गए हुए हैं, तब वो बाहर गई थी। इंस्पेक्टर उस्मान वाकई काम का आदमी साबित हुआ। समीना बोली, अगर वो हमें बलवक्त इतला ना देता और हम वहां से ना निकलते तो हम में से कोई भी औरतों की नजरों में तो आ सकता था। हाँ, वाकई वो काम का आदमी साबित हो रहा है और मैं उससे बहुत से काम लेना चाहता हूँ। शारिक बोला, वो हाजी से अपना इंतकाम लेने के लिए हमारे कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहता है, लेकिन मैं ये बंदूक उससे ही चलवाऊंगा। हाजी का बागबान बुरे वाला गोदाम कहाँ है? उस्मान ने तुम्हें उसके बारे में बताया था ना? समीना ने पूछा। वो गोदाम दरअसल बागबानपुरे में नहीं, सिंहपुरा के कब्रिस्तान में है। शारिक ने जवाब दिया। यही सड़क बागबानपुरे की तरफ चली गई है। इससे पहले सिंहपुरे का चौक आता है। चौक के बाईं तरफ चंद गज आगे एक पुराना सा कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान के किनारे सड़क के साथ 2-3 मकान है। वो मकान हाजी की मलकियत है। सड़क के दूसरी तरफ दुकानें हैं जो हमेशा बंद रहती हैं। उन दुकानों और मकानों के नीचे तय खाना है। उस तय खाने का रास्ता दुकानों के साथ बने हुए एक तवीले में है। ये तवीला भी हाजी ने भरमा रखा है और उसका मकसद तय खाने के रास्ते की हिफाजत करना है। यहाँ कम से कम 2 आदमी हर वक्त मौजूद रहते हैं। तो फिर आज रात उस तवीले को भी उड़ा दिया जाए। समीना मुस्कुराई। अगर वहाँ गोला बारूद हुआ तो उसे उड़ाना खतरनाक होगा। उस कब्रिस्तान की चारों तरफ गुंजान आबादी है। तो फिर ताले उस्मान से मालूम किया जाएगा उस तय खाने में किस किस्म का माल रखा हुआ है। समीना ने कहा, अगर वहाँ असला ना हो तो उस तवीले को आग लगा दी जाए। मैं भी यही चाहता हूँ कि हाजी को पे दर पे इस तरह के नुकसान पहुंचाया जाए कि वो पागल हो जाए। शारिक बोला, तो फिर मैं उस्मान से बात करती हूँ। समीना ने कहते हुए फोन उठा लिया। इंस्पेक्टर उस्मान ने उसकी बात की तस्दीक कर दी कि उस गोदाम में सिर्फ हीरमन रखी है, असला वगैरह नहीं होता। ठीक है, तुम आज रात 10 बजे यहाँ पहुंच जाना। समीना ने कहा। प्रोग्राम क्या है? उस्मान ने पूछा। आओगे तो पता चल जाएगा। समीना ने कहते हुए रिसीवर रख दिया। बिना कहने के पहले तफैल को भेज दिया जाए। वो मालूम करके आए कि वहाँ की सूरत क्या है, वहाँ कितने आदमी मौजूद रहते हैं। शारिक ने कहा, हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ। समीना कहते हुए वहाँ से उठ गई। दोपहर 5 बजे के करीब तफैल को सिंहपुरा भेज दिया गया। उसकी वापसी तकरीबन 3 घंटे बाद हुई थी। उसके कहने के मुताबिक वो तवीला भी बराए नाम ही है। वहाँ सिर्फ 2 तांगे हैं। खासा लंबा चौड़ा प्लाट है जिसके ज्यादा हिस्से में काट कबाड़ भरा हुआ है। लकड़ियों के माल के पीछे 2 कोठरियां बनी हुई हैं। तय खाने का रास्ता एक कोठरी में है। उसका अंदाजा उसे इस तरह हुआ कि वो एक बेरोजगार कोचवान बनकर वहां गया था। वो आवाजें देता हुआ तवीले में घुस जा। उसने दोनों कोठरियां भी देखी जो खाली थी। वो तवीले के सेन में खड़ा इधर उधर देख रहा था कि बाहर से एक आदमी अंदर आ गया। उसने चाय के 2 गिलास उठा रखे थे। वो उस तवीले का मुहाफिज था जो चाय लेने गया हुआ था। वो तफीज से सवाल जवाब करने लगा। इसी दौरान एक और आदमी एक कोठरी से निकलकर बाहर आ गया। उससे सफेल को अंदाजा हुआ कि वो दूसरा आदमी यकीनन तहखाने में था और तहखाने का रास्ता उस कोठरी में है। उन दोनों ने तफैल को डांट डपट कर भगा दिया। शारिक और समीना ने प्रोग्राम फाइनल कर लिया। मंसूबे के मुताबिक समीना और शाहपरी को इंस्पेक्टर उस्मान के साथ जाना था। रात 10 बजे इंस्पेक्टर उस्मान भी आ गया। उसके साथ तबादला ख्याल करने के बाद 11 बजे वो तीनों वहां से रुखसत हो गए। उस्मान ने कब्रिस्तान से आगे निकलकर कार रोक ली। पिछली सीट पर बैठी हुई समीना और शाहपरी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अचानक ही एक दूसरे पर झपट पड़ी। देखते ही देखते उन दोनों के कपड़े फट गए, बाल भी बिखर गया और वो दोनों कार से उतर गई। वो कुछ दूर तक आहिस्ता आहिस्ता चलती रहीं, फिर दौड़ती हुई तवीले के लकड़ी के फाटक पर चढ़कर अंदर कूद गईं। दोनों बुरी तरह हाँप रही थी, जैसे दूर से दौड़ती हुई आई हो। कौन है उधर, कौन है? लड़कियों की अंबाल की तरफ से एक गूंजी हुई आवाज सुनाई दी। बचाओ, हमें बचाओ। समीना चीखी, लेकिन आवाज ज्यादा बुलंद नहीं थी। वो दोनों लड़कियों के अंबाल के पिछली तरफ चली गई, जहाँ बल्ब रोशन हो गया और 2 गुंडे किस्म के आदमी वहां खड़े थे। कौन हो तुम लोग, क्या बात है?
एक ने बारी बारी ने घूरा, गुंडे हमारा पीछा कर रहे हैं, वो हमारी इज्जत लूटना चाहते हैं, हम बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़ा कर भागी हैं, खुदा के लिए हमें बचा लो। शमीना बोली, फिक्र ही मत करो, हमसे बड़ा इस इलाके में गुंडा कौन हो सकता है, आओ तुम लोग अंदर आ जाओ, हम देते हैं, उस शख्स ने कहा। शमीना और शाह परी कोठरी में दाखिल हो गई। वो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उन दोनों गुंडों ने भी मानिफियत निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों नकरियों के अंबाल के ऊपर से घूमकर तबीले के फाटक की तरफ चले गए। शमीना और शाह परी उस कोठरी में खड़ी रही। ये कोठरी 8 बाई 8 फुट से ज्यादा बड़ी नहीं थी। उसकी दीवारें दारें मिट्टी की थी और छत टीन की थी, जिस पर घास फूस और सूखी झाड़ियां पड़ी थी। फर्श भी कच्चा था। एक तरफ चारपाई पड़ी थी जिस पर मैला सा केस और तकिया पड़ा हुआ था। तकिया के करीब केटू सिगरेट और एक माचिस भी रखी हुई थी। उस चारपाई के सामने वाली टूटी हुई कुर्सियां भी पड़ी थी, जो गालबन तबीले में मौजूद ताड़ कबार के ढेर में से निकाली गई थी। कुर्सी और चारपाइयों के दरमियान एक हुक्का भी रखा हुआ था। शमीना ने झुककर चीलम को छू कर देखा, वो गर्म थी। गालबन वो दोनों यहाँ बैठे हुक्का पी रहे थे। एक दीवार पर लगी हुई खूंटी पर 2-3 मैले से कपड़े भी टंगे हुए थे। तकरीबन 5 मिनट बाद कोठी के बाहर उन दोनों उर्दू की आवाजें सुनाई दी। वो ऊंची आवाज में किसी को माँ बैठ की गालियां बकते हुए आ रहे थे। शमीना और शाह परी एकदम संभल गई। अब उनके चेहरों पर मुस्कुराहट की बजाय खौफ का तासर झलक रहा था। वो सहमी सी एक दीवार से लगकर खड़ी हो गई। 60 वाट के बल्ब की रोशनी में उनके चेहरों पर जर्दी का तासर भी पैदा था। वो दोनों उंडे अंदर दाखिल होकर दरवाजे के करीब ही रुक गए। भाग गए हराम जाते। उनमें से एक ने अंदर दाखिल होते ही कहा। वो दुबला बतला लंबे कद का मालिक था। उसकी थोड़ी पर दाईं तरफ तकरीबन 1 इंच लंबा पुराने जख्म का निशान नजर आ रहा था। वो इसी इलाके के सड़ब शाप गुंडे हैं। अब तो भाग गए हैं, लेकिन धमकी देकर गए हैं कि अपने साथियों को लेकर थोड़ी देर में फिर आएंगे। फिर आएंगे? शमीना कलागी। उसके लहजे में खूब नुमाया था। हम घर कैसे जाएंगी? वो हमें परेशान करेंगे। समझ में नहीं आता कि जवान लड़कियां आधी रात को अकेली घरों से क्यों निकलती हैं। कहाँ रहती हो तुम लोग? उस गुंडे ने कहा। उसने आती अल्फाज सबीना की तरफ देखते हुए कहे थे। टेलीफोन एक्सचेंज की पिछली तरफ सबीना ने जवाब दिया, हम बोगीवाल में अपनी बीमार ताई तो देखने गई थी, वापसी पर देर होगी, तुम लोग हमें घर तक छोड़ आओ, बड़ी मेहरबानी होगी तुम लोगों को। ना बीबी ना, वही गुंडा बोला। 2-4 गुंडों से हम निमट सकते हैं, अगर उन्होंने अपने साथियों के साथ हमें रास्ते में घेर लिया तो हम क्या करेंगे? अपनी जान तो सबको प्यारी होती है ना। अगर उन्होंने यहाँ हमला कर दिया तब भी हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। अब मौका है, तुम लोग यहाँ से चली जाओ। लेंस नहीं, वो हमें रास्ते पे घेर लेंगे। समीना ने खौफजदा लहजे में जवाब दिया। उसने महसूस कर लिया था कि वह दोनों ललचाई हुई नजरों से उन दोनों की तरफ देख रहे थे। लेकिन तुम लोगों के लिए हम अपनी गाने तो खतरे में नहीं डाल सकते ना। वही गुंडा बोला, हमें यहाँ छुपा लो। सबीना गिघियाई। वो गुंडे यहाँ से होकर चले जाएंगे तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। कहाँ छुपा ले तुम्हें? वो बोला। ओए नूरे, जीतो ने गुंडे ने अपने साथी को मुखातिब करते हुए कहा, बेचारी बहुत परेशान और डरी हुई हैं, इन्हें थोड़ी देर के लिए पैखाने में छुपा दो। वो हरामजादे यहाँ का चक्कर लगाकर चले जाएंगे तो हम इन्हें भी यहाँ से निकाल देंगे। तुम कहते हो तो ठीक है ताफू, नूरे ने कहा। वो तहखाना ही उनके लिए महफूज रहेगा। बाद में इन्हें निकाल कर हम इनको घर भी छोड़ आएंगे। इसी दौरान गेट की तरफ से ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे कोई लकड़ी गिरी हो। दूरिया उन ताफू ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। दूरा उन्हें खामोश रहने का इशारा करते हुए बाहर निकल गया। उसकी वापसी 2 मिनट बाद हुई। उसने ऊँटों पर उंगली रखकर उन्हें बोलने से मना कर दिया था और सरगोशी करते हुए बोला, बिना ख्याल है लोग आ गए हैं और तबीले को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर सोच क्या रहे हो? ताफू भी सरगोशियाना लहजे में बोला, कहवाने का रास्ता खोलो और इन्हें छुपा दो। बूढ़े ने बारी बारी समीना और शाह परी की तरफ देखा और ताफू को इशारा दिया। उन दोनों ने चारपाई उठाकर दूसरी तरफ रख दी। चारपाई के पीछे दीवार में जमीन के करीब एक सुराख था। यह सुराख इतना बड़ा था कि उसमें आसानी से हाथ डाला जा सकता था। इधर आकर खड़ी हो जाओ तुम दोनों। दूरे ने समीना और शाह परी को इशारा किया और फिर आगे बढ़कर समीना को बाजू से पकड़कर उस जगह खड़ा कर दिया जहां पहले चारपाई बिछी हुई थी। ताऊ शाह परी को पकड़कर उस जगह ले आया। समीना या शाह परी ने उन दोनों से हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। नूरे ने झुककर दीवार में हाथ डाला और अंदर किसी चीज को हरकत दी। समीना और शाह परी चौंक गई। जमीन का वो हिस्सा लिफ्ट की तरह नीचे धंसने लगा। तकरीबन 6 फुट नीचे जाकर जमीन रुक गई। अब जमीन का 3 बाई 4 फुट का वो टुकड़ा किसी चबूतरे की तरह नजर आ रहा था। तहखाने की जमीन उससे 3 फुट नीचे थी। नीचे उतर जाओ, गिरना नहीं, चोट लग जाएगी। नूरे ने समीना की तरफ देखते हुए था, ठहरो मैं तुम्हें सहारा देता हूँ। नूरे ने सहारा देकर समीना को चबूतरे से नीचे उतारा। ठाकुर ने भी शाह परी को सहारा देना जरूरी समझा था और वो दोनों खुद भी नीचे उतर आए। समीना को ज्यादा सी नजरों से इधर उधर देख रही थी। ये तहखाना 30 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा था। फर्श और दीवारें पुख्ता थी। मुख्तलिफ जगहों पर 3 मरकरी ट्यूब लाइटें रोशन थी। उन ट्यूब लाइटों का तांदू गालबन रास्ते के मैकेनिज्म से था, लेकिन एक तरफ दीवार पर स्विच बोर्ड भी लगा हुआ था जिसके तमाम स्विच ऑफ थे। बूढ़े ने 3-4 स्विच ऑन कर दिए और उसी दीवार की एक सुरांग में हाथ डालकर किसी चीज को हरकत दी। वो चबूतरा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा।
उसके नीचे लिफ्ट शाफ्ट लगी हुई थी। ऐसी लिफ्ट शाफ्ट आमतौर पर पेट्रोल पंपों पर नजर आती है, जो कारों को धोने या सर्विस करने में इस्तेमाल होती है। वो चबूतरा छत के नीचे खला में फिट हो गया। तेज आने का रास्ता बंद होने से ट्यूब लाइटों पर कोई असर नहीं पड़ा। उसकी वजह शायद ये थी कि नूरे ने स्विच ऑन कर दिए थे। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें।